जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर। तो दोस्तों, आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी का 10th चैप्टर करेंगे। पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो ये चैप्टर 10 है। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर, फिर उसके बाद इसके नोट्स देखेंगे। चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक है, तो बाजार में घूमती जगिनी। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है छोटी सी, पहले ये देख लेते हैं। सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ वे बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो यानी कि इस चैप्टर में हम व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी इनके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा देश? दक्षिण भारत सोने के लिए, मसाले और ख़ास तौर के काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार हुआ करता था। नेक्स्ट है कि व्यापार से जुड़ी एक कविता दी हुई है। उस टाइम पे व्यापार के बारे में बताया गया है, जिसमें व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ थीं, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ और दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ की कीमती आयात, ये सारी चीज़ें मिली हैं। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनानी है। ये एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जो स्कूल में पढ़ाते समय यूज़ कर सकते हैं टीचर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यापारियों ने, आगे बता रहा है कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक है, और नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संमुद्र तटों से लगे राज्य कौन से थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ हैं और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। किस में मिलती है मूवेंदार की चर्चा? क्वेश्चन बनता है, तो वो है संगम कविताओं में। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। ठीक है, इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? 3 शासक परिवारों के लिए, मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर और पांड्य। यहाँ पे हम चोल, चेर और पांड्य की बात करेंगे, जो कि दक्षिणी भारत में देखा जाता है इनके बारे में। ठीक है, अब मानचित्र दिया गया है जो हम बाद में देखेंगे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन से? चोल, चेर और पांड्य। ये जो मुखिया थे ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे दक्षिण भारत में। कब?
2300 साल पहले। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई था। कौन सा था? एक कावेरीपट्टनम था, दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरई। ठीक है, ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे और बाकी अपने समर्थकों व रिश्तेदारों में, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट दिया करते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर घोड़े दिया करते थे। इनके बारे में लिखा है। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। किसका? सातवाहन नामक वंश का। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा था गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री के द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी एक नाम काफ़ी प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट बनता है, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट बनता है वो है रेशम मार्ग की कहानी के बारे में। रेशम मार्ग के बारे में बात करें तो ये कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था? क्वेश्चन है 1 मार्क का। यह है चीन में। करीब कब? 7000 साल पहले। ठीक है, इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। काफ़ी टाइम तक तो पता ही नहीं चला। ठीक है, और छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट कहलाता था। सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा का शुल्क भी मांगते थे। अब यहाँ पे मानचित्र बोला है देखने के लिए। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। सिल्क रूट और उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। मैं मैप दिखाऊंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए आप बाद में चैप्टर को पॉज करके मैप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर यानी शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। ठीक है, इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा भी देते थे। अब सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध, जो नियंत्रण रखते थे इन शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। किसका साम्राज्य था सिल्क रूट पर? तो कुषाणों का था। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। कब? लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिम वाले जो भाग हैं उन पर इनका कब्जा था। पेशावर और मथुरा इनके 2 महत्वपूर्ण शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट एक शाखा सिल्क जो रूट था उसकी एक शाखा का मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था।
ठीक है, पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। कौन थे जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए? तो वो कौन थे? कुषाण उपमहाद्वीप पे। ठीक है, अब सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अगला पॉइंट है हमारा बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कुषाणों का प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। कनिष्क, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था। बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था? कनिष्क ने। ठीक है, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा यानी कि महायान का विकास हुआ था। बौद्ध धर्म की दो धाराएं थी, महायान और हीनयान। इनका विकास हो गया था महायान का यहाँ पे। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली थी मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ठीक है, और इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन था बोधिसत्व में आस्था। बोधिसत्व में आस्था दूसरा परिवर्तन था। ठीक है, आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। देखिए ये रहा, ये कला है कौन सी? मूर्तिकारों ने ये बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर हुई है। सांची के स्तूप का एक हिस्सा है ये। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ठीक है, ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं मठों में विश्राम के लिए रुकते होंगे। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। कहाँ? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, यहाँ पर फैल चुका था। ठीक है, देखिए यहाँ दो प्रतिमाएं बनी हुई हैं। एक तो बाएं ओर जो है मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा है बाएं ओर, और तक्षशिला दाएं ओर तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा है। ये दो प्रतिमाएं हैं उस टाइम की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। कौन सा रूप था वो? थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का एक आरंभिक रूप था जो काफ़ी प्रचलित हो रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, यानी व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। ठीक है, अब तीर्थयात्री कौन होते हैं? वो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। ठीक है, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया था कौन? चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आया था भारत की यात्रा पर। फा शीन काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन है? चीनी यात्री है, चीनी बौद्ध यात्री है। कहाँ आया था? हमारे भारत में आया था। और किस नाम क्या था? नाम था फा शीन, काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब 1600 साल पहले आया। स्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये सब चीनी यात्री आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा है और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है।
इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते करते थे। जिन देशों में और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लेकर गए। ठीक है, किताबें यहाँ पे एक चीनी यात्री के बारे में लिखा हुआ है, उनके बुक के बारे में। फासियन चीन वापस कैसे लौटा ये बताया गया है। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी और वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे। ठीक है, और कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंक कर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद तथा या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। जावा पहुंचने में कितने दिन लगे? 90 दिन से ज़्यादा लगे। वहाँ 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंचा। इस तरीके से अब यहाँ पे ह्वेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। ठीक है, उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है, किसने? ह्वेनसांग ने। चीनी यात्री था। नालंदा शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था, विशिष्ट केंद्र था उस टाइम पे। उसकी बात कर लेते हैं। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र यानी नालंदा, जो कि बिहार में है, अध्ययन किया। अपने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा उन्होंने कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं और मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने आते हैं और एक आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। ये उन्होंने लिखा है। ह्वेनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहते थे, इसका कारण पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पे भक्ति की शुरुआत एक हमारा पॉइंट है। इसमें बताया गया भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हो गया। ठीक है, बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ किस में मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। ठीक है, उसमें की गई है। भगवत गीता महाभारत अध्याय 11 उसको देखने के लिए बोला है तो का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अध्याय 11 का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे। ठीक है, पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। ठीक है, आडंबर नहीं था उस टाइम पे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का ये मानना है कि अगर अपनी आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। ठीक है, जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं के एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ये एक मूर्ति दी गई है विष्णु की वराह
किसकी वराह रूप धारण किए हुए मूर्ति दर्शाई गई है। ये देखिए देवी देवताओं का बताया जा रहा है कि देवी देवताओं का उस समय विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में हम इन मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। किसके माध्यम से? चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से। अब हिंदू क्या है? हिंदू इसमें एनसीईआरटी में दिया गया कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। किससे? सिंधु या इंडस से निकला है। ये शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। ठीक है। अब यहाँ लास्ट में अन्यत्र में फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। कब? 2000 साल पहले। और ईसा मसीह का जन्म बैथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ठीक है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी गई हैं। ईसा मसीह के उपदेश किसमें लिखे गए? बाइबल में। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। वे दयालु हैं, वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल गए। और ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। ठीक है। पहले ईसाई धर्म प्रचारक कहाँ से आए थे? पश्चिमी एशिया से आए थे। तो यहाँ पे हमारा 10th चैप्टर भी सॉरी 9th है ना, हाँ, समाप्त होता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।